Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sarumer. स्टूडेंट्स बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस लेक्चर में फेसिस ऑफ माइटोसिस को शुरू किया था और हमने दो फेसिस पढ़ लिए थे, एक प्रोफेस और एक मेटाफेस। आज हम आज के लेक्चर में हम एम फेस के बकिया जो सब फेसिस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कुछ सेल साइकिल को। हमने देखा कि एक डिवीजन के नतीजे में सेल पैदा होता है, फिर पहले हिस्से में ये अपने आप को ग्रो करके एक अच्छा बड़ा सेल बन जाता है। फिर उसके बाद ये सेल अपने आप को ब्रेक करके नए सेल्स बना देता है। इस सेल की कहानी खत्म हो जाती है। यानी एक सेल डिवीजन से सेल पैदा होता है, दूसरे सेल डिवीजन पर आकर सेल खत्म हो जाता है। तो ये दो डिविजन्स के दौरान एक सेल्स में जितनी भी चेंजिंग आई हैं इन सबको सेल साइकिल कहा जाता है। सेल साइकिल को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो बड़ा हिस्सा होता है, जो शुरू का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं इंटरफेस। इस फेज में सेल अपने साइज को बढ़ाता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू करता है, ग्रो करता है, एक अच्छा बड़ा सेल बन जाता है, साथ साथ डिवीजन की तैयारी भी करता है। और फिर उसके बाद ये दूसरा हिस्सा आता है, ये छोटा हिस्सा है, इसको एम फेज कहते हैं। इस हिस्से में सेल ग्रोथ तो नहीं करता, सेल का साइज नहीं बढ़ता, बल्कि सेल अपने आप को डिवाइड करता है, सेल अपने आप को ब्रेक करता है और सेल अपने आप को ब्रेक करके दो नए सेल्स बना देता है। तो ये सेल साइकिल की दो बड़ी फेसेस होती हैं। फिर एक लेक्चर में हमने इंटरफेस को डिटेल में स्टडी किया था। हमने देखा था कि इसकी तीन छोटी छोटी सब फेसेस होती है, G1, S और G2। और इन तीनों फेसिस में, यानी कलेक्टिवली बता रहा हूं मैं आपको, इंटरफेस में सेल ने अपने एंजाइम्स बनाए थे, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू की थी, सेल का साइज ग्रो होने लग गया था, सेल में एनर्जी बनने लग गई थी, मॉलिक्यूल्स बनने लग गए थे। फिर एक फेस में आके सेल अपने क्रोमेटिन फाइबर्स को रेप्लिकेट कर देता है, हर एक क्रोमेटिन फाइबर की सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। फिर एक फेस में आके सेल्स अपने ऑर्गेनल्स को रेप्लिकेट करता है, सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स और एनर्जी चाहिए वो बना के स्टोर कर लेता है। तो यूं इंटरफेस में सेल ने ना सिर्फ अपने साइज को बड़ा किया, अपने आप को ग्रो किया, बल्कि डिवीजन की भी उसने तैयारी करी। फिर एम फेस आता है। एम फेस होता तो छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, एक शॉर्ट फेस है, बट बड़ा कॉम्प्लिकेट फेस है। पांच छोटी छोटी फेसिस में हमने इसको डिवाइड कर रखा होता है। ये जो एम फेस है तो ये शॉर्ट फेस, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेस है, क्योंकि इसमें सेल अपने आप को डिवाइड करके दो सेल्स बनाता है। इसको हमने पांच सब फेसिस में डिवाइड किया था, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस और साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहला फेस होता है प्रोफेस। प्रोफेस में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनते हैं। प्रोफेस से पहले आपके सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, पतले लंबे उलझे हुए धागे होंगे, जिन्हें आप कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। इनका एक नेटवर्क होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाएगा। तो प्रोफेस में सबसे पहला काम ही ये होता है कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और आपको क्रोमोसोम्स नजर आने लगते हैं। तो वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। ये पहला काम होता है प्रोफेस के अंदर, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अब इस स्टेज में जो आपके पास क्रोमोसोम्स आएंगे वो एक क्रोमेथिड वाले नहीं होंगे, बल्कि उनमें दो दो सिस्टर क्रोमेथिड्स होंगी, यानी एक क्रोमेथिड होगी, एक उसकी कॉपी होगी। वजह, प्रोफेस से पहले इंटरफेस हो चुका है, और इंटरफेस की जो दूसरी सब फेस है एस फेस, उसमें हमने पढ़ा था कि क्रोमेटिन फाइबर्स डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो इसलिए क्रोमेटिन फाइबर्स क्रोमेथिड्स आपके रेप्लिकेटेड हैं, और यूं आपको एक्स शक्ल के दो सिस्टर क्रोमेथिड्स वाले आपको क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं। फिर प्रोफेस में मजीद क्या काम होता है जी, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है, साथ साथ उसके अंदर का जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी डिसअपियर हो जाता है। इससे क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। और भी मजीद काम होता है, जो हमारे पास सेंट्राइल्स होते हैं वो सेल्स के अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। एक ईस्ट में जाएगा तो एक वेस्ट में जाएगा, अपोजिट पोल्स पर जाकर अब इनमें से कुछ फाइबर्स बनने लगेंगे, उनको स्पाइंडल फाइबर्स या माइटोटिक अपरेटस कहा जाता है। ये सारा काम हुआ पहले फेस में, जिसको हम कहते हैं प्रोफेस। क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम बने,
एक एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड्स है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म हो गई, न्यूक्लियोलस खत्म हो गया, और जो सेंट्राइल्स थे वो अपोजिट पोस्ट पर जाकर उन्होंने फाइबर्स बनाने लग गए। ये सब प्रोफेस हो जाता है। फिर प्रोफेस के बाद जो नेक्स्ट फेस आता है उसको हम कहते हैं मेटाफेस। अब मेटाफेज में जो स्पाइंडल फाइबर्स बने थे वो मजीद ग्रो करते रहते हैं, और ग्रो करते करते क्रोमोसोम से जाकर के अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम के किस हिस्से से अटैच होते हैं? जो सेंट्रोपेयर में एक प्रोटीन मैंने आपको बताया था काइनेटोकोर, उससे जाके अटैच होते हैं। क्रोमोसोम का जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम्स में एक डिस्क शेप का प्रोटीन होता है काइनेटोकोर। तो ये जो स्पाइंडल फाइबर्स हैं ये काइनेटोकोर से जाकर के अटैच हो जाते हैं। और ये भी डायग्राम में आप नोट कर लें, हर एक क्रोमोसोम से दो फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। एक फाइबर एक सेंट्राइल से आ रहा है, दूसरा फाइबर दूसरे वाले सेंट्रोइल से आ रहा है। फिर उसके बाद सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में आकर अरेंज हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाते हैं। ये होता है मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद थर्ड फेज शुरू होती है, उसको कहते हैं एनाफेज। एनाफेज में ये स्पाइंडल फाइबर्स अब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वापस जाने लग जाते हैं सेंट्राइल्स के अंदर। पहले ये बने थे, बनने से ये आगे आए क्रोमोसोम से जैसे अटैच होते हैं, तो अब ये वापस कॉन्ट्रैक्ट होकर सेंट्राइल्स में वापस जाने लग जाएंगे। अब जब ये सेंट्राइल्स में वापस जा रहे हैं यानी स्पाइंडल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर फोर्स लगेगी, और उसके जो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैंने बार बार आपको कहा कि क्रोमोसोम्स में दो क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे से अटैच हुए में, तो अब दोनों स्पाइंडल फाइबर जब इस क्रोमोसोम को अपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे तो दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम का एक एक क्रोमेटिड अब एक साइड पर जा रहा होगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे साइड पर जा रहा होगा। ये सारा काम हुआ एनाफेज। जो स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच हुए हुए थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो वापस समझने सेंट्रॉइड्स उनको वापस पुल करने लग जाता है। अब इस पुलिंग एक्शन से जो क्रोमोसोम था उस पर फोर्स लगता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में पुल होता है। अब हर क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स है अटैच हुए में, तो जब क्रोमेट स्पाइंडल फाइबर्स ने इस दो क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम को जब दोनों साइडों से पुल किया, दोनों क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स के अलहदा हो गए। अब जब वो अलहदा हो गए तो हर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड एक तरफ जा रहा है, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी तरफ जा रहा है। तो यूं देखा जाए तो चार क्रोमोसोम्स है हमारे पास सेल में, और अब चार क्रोमेटिड्स एक तरफ जा रहे हैं, चार क्रोमेटिड्स एक तरफ जा रहे हैं। ये एनाफेज होता है। फिर उसके बाद चौथी फेस आती है, उसको कहते हैं टीलोफेज। अब टीलोफेज में ये स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते होते वापस सेंट्रॉइल्स में चले जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर्स खत्म हो गए, ये छोटे होते 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 वापस उसमें सेंट्राइल्स में चले जाते हैं। फिर जो हमारे पास आधे यानी चार क्रोमेटिड थे इस डायग्राम में, वो एक तरफ आ गए, चार क्रोमेटिड्स एक तरफ आ गए। अब जब ये स्पाइंडल फाइबर से हट जाते हैं तो फिर ये वापस अनकॉइल होके क्रोमोसोम से क्रोमेटिड्स यानी क्रोमोसोम से अब ये वापस क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं। इनके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, और यूं हमारे पास अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब सेल में आप देखो दो न्यूक्लियस बन रहे हैं। ये सब क्या हुआ है? टीलोफेज में स्पाइंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते होते वापस सेंट्राइल्स में चले गए। आधे क्रोमेटिड्स आपके यानी चार क्रोमेटिड्स एक तरफ आ गए, चार क्रोमेटिड्स एक तरफ आ गए। अब ये क्रोमेटिड्स अब ये क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, क्योंकि जब ये अपनी डिवीजन शुरू करेंगे, जब इनकी सेल साइकिल शुरू होगी, तो ये इनका भी क्रोमेटिड रेप्लिकेट होकर वो ये एक्स शक्ल का आ जाएगा, तो ये अब क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। चार क्रोमोसोम एक तरफ हो गए, चार क्रोमोसोम्स एक तरफ हो गए। अब उनके बाद ये वापस क्रोमोसोम से क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाते हैं, और इनके अराउंड न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है। तो अब यूं हमारे पास दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, ये यानी एक ऐसा सेल हो जाता है जिसमें दो न्यूक्लियस हो गए। अब टीलोफेज के बाद अगला फेज आता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब तक की ये जो चार फेसिस हुई, प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज, फिर उसके बाद टीलोफेज, इन चारों फेसिस को हम कलेक्टिवली कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं।
वजह ये है कि देखिए प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस में देखा जाए तो अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। प्रोफेस में हमारे पास सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, और आखिरी जो ही अब तक टीलोफेस, उसमें हमारे पास सेल में दो न्यूक्लियस हो गए। सही कह रहा हूं? प्रोफेस में जब हमने शुरू किया हमारे पास एक न्यूक्लियस था, फिर मेटाफेस हुई, एनाफेस हुई, फिर जब टीलोफेस खत्म हुई तो हमारे पास दो न्यूक्लियस हो गए। यानी यूं कह सकते हो कि आप इन चारों स्टेजेस के अंदर न्यूक्लियस बस सिर्फ डिवाइड हुआ है और एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस हो गए। सही। इन चारों स्टेजेस में अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, और हमारे पास स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस था, डिवाइड होकर वो दो न्यूक्लियस बन गए। तो इसलिए इन चारों स्टेजेस को कलेक्टिवली हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब ब्रेक। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का ब्रेक। सही। अब आखिरी स्टेज रह जाती है एम्फेज की, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब ब्रेक। इस स्टेज में अब साइटोप्लाज्म ब्रेक होगा। इस स्टेज में क्या होगा? साइटोप्लाज्म ब्रेक। अब साइटोप्लाज्म में एक फर, एक गड्ढा सा आ जाता है, देखिए किनारों पर सेल मेम्ब्रेन की तरफ एक फर, एक गड्ढा जा आता है, और ये गड्ढा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। एक टाइम आता है ये दोनों साइडों के ग्रूव्स आपस में मिल जाते हैं, और अब हमारे पास सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। तो यूं पहले हमारे पास दो न्यूक्लियस वाला सेल था, अब बकायदा से दो सेल्स हमारे पास आ गए। ये साइटोकाइनेसिस हो गई, ये साइटोप्लाज्म भी ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर ना सिर्फ आपका एम फेज खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरी सेल साइकिल भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो ओरिजिनल सेल था वो खत्म हो गया और अब दो नए डॉटर सेल्स आ गए। ये एनिमल्स के अंदर होता है। प्लांट में चूंकि सेल वॉल होती है, तो प्लांट में जो है सेल वॉल से एक प्लेट बनती है जिसको कहते हैं सेल प्लेट, और वो साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में ब्रेक करके साइटोकाइनेसिस करा देता है। तो ये था हमारे पास एम फेज की बाकी की तीन स्टेजेस। आज के लेक्चर में हमने ना सिर्फ सेल साइकिल को रिकॉल किया, बल्कि एम फेज की शुरू की जो हमने दो स्टेजेस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, प्रोफेस, मेटाफेस, उनको भी रिकॉल कर लिया। और हमने मजीद सेल साइकिल की एम फेज की जो मजीद तीन स्टेजेस थी, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, उनको भी हमने स्टडी कर लिया। तो यहाँ हमारे पास सेल साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मायोसिस की जो सेल फेसिस होती हैं उन पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।